नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का फेल सरकारी शिक्षा। जी हां, कैसे फेल है सरकारी शिक्षा ये आज हम आपको बताएंगे। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आए। नतीजे अच्छे नहीं रहे, खासतौर से 10वीं के तो बेहद ही खराब रहे। कुछ सवाल भी उठे, जिम्मेदार लोगों ने भी देखा, ये भी कहा कि देखा जाएगा, करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन ऐसे शब्दों के साथ उन्होंने खाना पूर्ति कर ली। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके परीक्षाफल सिर्फ इस वजह से खराब हुए क्योंकि सरकारी शिक्षा का सिस्टम फेल हो चुका है। हम पहले दिन से कह रहे हैं और फिर कहना चाहेंगे, बच्चों आप फेल नहीं हो, फेल सिस्टम हुआ है। आप तो मेहनत कर अगली बार फिर से पास हो जाओगे, लेकिन इस सरकारी शिक्षा तंत्र का क्या होगा जो खुद को बदलता ही नहीं है, होमवर्क करता ही नहीं है। तो आज बात इसी मुद्दे पर होगी, सवाल इसी से पूछे जाएंगे, इसी से जुड़े हुए आप भी हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। फोन नंबर हमारा 8178999182। तो 10वीं की बात करें तो हम ज्यादातर स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें बच्चे फेल हुए हैं। इंदौर में अगर हम 16 स्कूलों के उनकी बात करें रिजल्ट की, तो 10वीं के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है क्योंकि खराब नतीजों से सरकारी शिक्षा पर, सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े हुए हैं। बड़वानी का एक स्कूल है जिसमें सभी 85 बच्चे फेल हो गए। बड़वानी के ही 3 और स्कूल हैं जिनमें 90% से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। इंदौर में 16 स्कूलों से जवाब तलब किया गया। मध्य प्रदेश में 10वीं के नतीजों के बाद ये कोहराम मचा हुआ है। आखिर वजह इस सब के पीछे की क्या है? साफ है कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में जो सिस्टम है वही तरीके से काम नहीं कर रहा है। हम आए दिन आपको ऐसी खबरें भी दिखाते हैं कि कुछ स्कूलों में या तो टीचर्स ही नहीं आते हैं, अगर एक आध टीचर्स आ भी जाए गलती से तो फिर बच्चे नहीं पहुंचते हैं। बच्चे नहीं पहुंचने का कारण भी ये है क्योंकि जब स्कूल में टीचर ही नहीं आएंगे तो फिर बच्चे स्कूल में क्यों आएंगे? तो ज्यादातर स्कूल बिना शिक्षकों के चल रहा है, बिना बच्चों के चल रहा है। ऐसे में जो नतीजा है, वो जो रिजल्ट परिणाम घोषित हुए 10वीं बोर्ड के, उसमें साफ देखा गया। बड़वानी के एक स्कूल से 85 बच्चे फेल हुए। 3 और स्कूलों की बात करें तो 90% बच्चे 10वीं के फेल हो गए। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या गलती बच्चों की है? गलती सिस्टम की है, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है स्कूल पर, स्कूल के टीचर्स पर, स्कूल में जो व्यवस्था होती है उस पर, कि जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनके भविष्य को सुधार कर संवारा जाएगा और उन्हें आगे कुछ बनने लायक काबिल बनाया जाएगा। लेकिन जब स्कूल में सिस्टम ही इतना लापरवाह होगा, इतना नजरअंदाज बच्चों को करेगा कि बच्चे स्कूल में पहुंच ही नहीं रहे हैं, और अगर 1-2 बच्चे क्लास में पहुंच भी रहे हैं पढ़ने के लिए तो स्कूल में टीचर्स ही नहीं है। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, कितनी बड़ी लापरवाही, आखिर क्यों? इस लापरवाही की तरफ आखिर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? हमारे साथ एक पूर्व प्रिंसिपल हैं, मधु श्रीवास्तव, जुड़ गई हैं ज्यादा हमसे बातचीत करने के लिए। हम मधु जी, आपका स्वागत है हमारे मंच पर और हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद भी। मधु जी, सवाल जो हम खड़ा कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और सवाल खड़ा करने के पीछे वजह भी है। वजह ये कि जो 10वीं के बोर्ड के नतीजे आए हैं उनमें ज्यादातर स्कूलों में 10वीं की जो बोर्ड परीक्षाओं का जो रिजल्ट है बद से बदतर है। एक स्कूल में सिर्फ 3 बच्चे पास हुए, 3 स्कूल बड़वानी के ऐसे जहां पर 90% बच्चे फेल हो चुके हैं। क्या कहा जाए इसको? शिक्षण तंत्र जो है शासकीय, वो वास्तव में बहुत ही लचर है और काफी पुराना सिस्टम अभी तक चल रहा है जो आज के परिवेश में लागू नहीं हो सकता है। दूसरा, जो शासकीय स्कूल है, गांव में है या कहीं भी बाहर है, उनमें हमारे प्राइमरी शिक्षण तंत्र जो है वो बिल्कुल ही बेकार है। उसमें जो बच्चा पढ़ के 6 में आता है, उसको ना तो पढ़ना आता है ना ही लिखना आता है। अब वही बच्चा जब 10th में पहुंचेगा तो पास कैसे हो सकता है? इसलिए हमें सबसे पहले बेस को अपने सही करना होगा, जिससे कि शिक्षण तंत्र में हमें प्राइमरी शिक्षण पे सुधार की आवश्यकता है। और बच्चे स्कूल नहीं जाते, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो शिक्षा सरकारी स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं वो केवल
मिड डे मील के लिए जाते हैं या फिर घूमने के लिए जाते हैं, वो पढ़ने के लिए नहीं जाते, क्योंकि उनका परिवेश ही इस तरीके का है कि उनके अभिभावक भी इस बात में कोई ध्यान नहीं देते हैं जिससे कि उनको कोई मोटिवेशन मिले और वो पढ़ने के लिए अग्रसर हो। तो वो पीछे रह जाते हैं, और जब वही बच्चे मिडिल सेक्शन में जाते हैं तो उनको लिखना पढ़ना आता नहीं है, और लेकिन यही। मधु जी यहाँ पर सवाल ये है, चलिए आप सिस्टम में जो खामियां हैं वो बता रही हैं कि ये होना चाहिए, उनका बेस स्ट्रांग बनाना चाहिए, लेकिन बेस स्ट्रांग बनाएगा कौन? और आप कह रहे हैं कि उनको इस तरीके का परिवेश होता है कि सभी को, अभिभावकों को भी पता होता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होनी है, मिड डे मील की वजह से बच्चे स्कूल आते हैं, टीचर्स कहाँ गायब रहते हैं? बच्चों में जब डर होगा इस बात का कि टीचर्स की डांट पड़ेगी, टीचर्स अगर इस तरीके से बच्चों को स्कूल बुलाएंगे कि स्कूल में आकर आपको पढ़ाया जाएगा, खिलाया भी जाएगा, खाना भी मिलेगा, खेलकूद भी कराए जाएंगे, तब बात बने। लेकिन क्यों आखिर टीचर्स ही नदारद रहते हैं स्कूलों से? हाँ, तो शिक्षण तंत्र में सबसे बड़ी खामी ये भी है ना कि हम शिक्षक का चुनाव किसको कर रहे हैं। शिक्षक का चुनाव हमें पारदर्शिता के साथ करना चाहिए, और शिक्षकों के वेतन में जो एक गुरुजी को कुछ पे मिलती है और शिक्षा कर्मी को कुछ और पे, एक ही काम करने के लिए दो शिक्षकों को अलग अलग वेतन मिलता है, जिसकी वजह से वो शायद, मेरे ख्याल से, वो पढ़ाने में रुचि ना लेते हों। तो हमें एक रास्ता लानी होगी, उनको भी वही सुविधाएं मिले जो बड़े स्कूल में या बड़े टीचर्स स्टूडेंट को मिलती है। तो वेतन इससे असमानता की आप बात कर रही हैं मधु जी, ये तो वेतन असमानता की बात हो गई। लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर कोई नया टीचर किसी स्कूल में आता है और वो वहां पहले से ही देखता है, अगर वो ये सोच के आया, आप कह रहे हैं कि जो चुनाव होना चाहिए वो देखकर होना चाहिए। अगर एक टीचर एक स्कूल में जा रहा है ये सोच के कि बच्चों को पढ़ाएगा, वो 10 दिन पढ़ा रहा है, 20 दिन पढ़ा रहा है, लेकिन अकेला वही है, जो उसके साथ और टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी है स्कूल में, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर वो टीचर को भी लगने लगेगा कुछ वक्त के बाद, फिर मैं ही मेहनत क्यों करूं? यानी कि यहां पर लापरवाही है, सख्ती नहीं होती है कि टीचर्स क्यों नहीं स्कूल में पहुंचते हैं। अपनी हाजिरी लगाकर टीचर्स गायब हो जाते हैं स्कूल से, खाली पड़े होते हैं स्कूल, हम ही ऐसी खबरें दिखाते हैं। शराब पीकर स्कूल में पहुंच जाते हैं बहुत से टीचर्स, उसके लिए क्या कहा जाए? हाँ हाँ, तो उसके लिए हमें पहले शिक्षकों को ही, स्टूडेंट से पहले हमें शिक्षकों को सुधार करना पड़ेगा। उनके लिए ऐसी नियम और कठोर कानून बनाने पड़ेंगे जिसमें अगर वो अपनी सेवाओं में कुछ कमी लाते हैं या नहीं करते हैं तो उनको पनिश किया जाए, उनको रोका जाए इस सबसे। मधु जी, तब आप एक प्रिंसिपल रही, आप बखूबी जानते हैं स्कूल का पूरा सिस्टम कि क्या रहता है, पूरा स्कूल का सिस्टम किस तरीके से काम होता है, टीचर्स किस तरीके से काम करते हैं, बच्चे किस तरीके से स्कूल में लाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं अगर बच्चे स्कूल में नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर बात करने के लिए। तो हम हम लोग बच्चों के पास टीचर्स को भेजते थे, जाके उनके पेरेंट्स से वो करते। कितने ही बच्चों को, तो लड़कियां पढ़ना छोड़ती हैं, उनको मैंने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि भाई आप बच्चों को पढ़ाइए, उनको किसी तरह से स्कूल भेजिए। बोले हमारे घर का काम कौन करेगा? मैंने कहा उनको घर का काम भी करवाइए लेकिन स्कूल में भी भेजिए। तो इस तरह से बच्चों को, पेरेंट्स को भी कन्विंस कराना पड़ता है, तब बच्चे स्कूल में आ पाते हैं। और जब तक पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते तो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, और टीचर को भी मेहनत करनी पड़ती है। टीचर जाके जब पेरेंट्स से मिलते हैं और उनसे सब उनकी कठिनाइयां पूछते हैं, तब वो स्कूल में आते हैं बच्चे। जी, ऐसा तो होता है। आप तरीका भी बता रही हैं कि क्या, किस तरीके से सख्ती कहाँ पर होनी चाहिए, किस तरीके से टीचर्स को काम करना चाहिए। बहरहाल ये सभी को पता है कि किसको किस तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही है। और लापरवाही भी शायद इस वजह से क्योंकि उनके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, उनको कुछ कोई बोलने वाला नहीं है, उन्हें पता है इसी तरीके से वो काम करते रहेंगे। हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हम वो खबर दिखा रहे हैं जो 10वीं के नतीजों के बाद ज्यादातर स्कूलों में जो तस्वीर दिखी कि बच्चे कितनी संख्या में 10वीं के फेल हुए हैं बोर्ड की परीक्षा में। खामी कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में हम दिखा रहे हैं वहीं पर है, टीचर स्कूल में नहीं पहुंच पाते हैं, बच्चों की क्लासेस नहीं लगती हैं, जिसका ये नतीजा है। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि जो टीचर्स जो समय पर स्कूल ना पहुंचे और ना करें। मैम जो जी, गवर्नमेंट स्कूलों जी, के टीचर्स जी खास तौर मैम, पे आपसे भी हम मनमानी जवाब करते लेंगे, हैं। ये मेरा सवाल हमारे सहयोगी से था। जी, आपसे मैम हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, हमारे सहयोगी से ये हमारा सवाल था। जी
साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं इस वक्त, जाकिर अली हैं हमारे साथ एक कॉलर। जी कहिए, क्या राय आपकी इस मुद्दे पर, क्या कहेंगे? सरकारी स्कूलों में जो हाल है, जो तस्वीर है, किसी से नहीं छिपी है, आपकी क्या राय इस पर? हेलो जी जाकिर जी, हम आपको सुन रहे हैं। हेलो जी अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर, क्या सोचते हैं आप? मैडम, इस मुद्दे पे जो हम सबसे बड़ी बात जो कहना चाहेंगे कि सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं ना जी, ये इनको नौकरी लगते ही साथ ये अपने आप को किसी कलेक्टर से कम नहीं समझते। बच्चों को इनके पढ़ाने से कोई वो ज्यादा उद्देश्य रह रहा नहीं है। गिने चुने कुछ लोग ही हैं जो बच्चों पे मेहनत करते हैं। आज प्राइवेट स्कूल में आप जाओ तो 10 या 12 हजार रुपए से ज्यादा किसी की सैलरी नहीं होती है। इनको 70-70, 80-80 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है और अपना टाइम पास करते हैं ये लोग स्कूल में बैठ के। इसलिए जो है बच्चों की शिक्षा का जो तरीका होना चाहिए वो है ही नहीं है। पहले जिस तरीके से गुरुकुल होते थे या मदरसे होते थे उसमें क्या होता था, टीचर हो, मौलाना हो या गुरु हो, वो बच्चों पे मेहनत करते थे। अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। और आप सबसे बड़ी बात जो मैं बोलूंगा कि गरीब आदमी का बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इनके बच्चे ये अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूलों में भेजाते हैं पढ़ने। जितने भी सरकारी टीचर हैं, आप इसमें आपका एंकर जाके खुद स्कूलों में देख लें, जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर हैं इनके बच्चे अच्छे बड़े हाई क्लास के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इसमें इनकी एक तो सैलरी घटा दी जानी चाहिए। मैं एक आम जनता के नागरिक हूँ, आम जनता के बीच का, मैं खुद देखा हूँ इन लोगों को। सिर्फ 5 या 10% टीचर होते हैं जो बच्चों पे मेहनत करते हैं। और अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं और अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो उसमें आगे कैसे वो दूसरी शिक्षा हासिल कर पाएंगे। जाकिर जी, आपका हमसे अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत। मधु जी हमारे साथ बनी हुई है, मधु श्रीवास्तव जो पूर्व प्रिंसिपल हैं। मधु जी देखिए, बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा है, ऐसे में इतने सरकारी जो टीचर्स हैं उन्हें हम देखते हैं पूरी उनकी रिटायरमेंट तक की उम्र आ जाती है, रिटायर हो जाते हैं पूरी जिंदगी में काम कर कर वो, लेकिन उसी तरीके से आए, हाजिरी लगाई, चले गए। कोई मतलब नहीं कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को का जो लेवल है, जो बेस है, जिसका जिक्र आपने भी किया कि उसको सुधारना है। एज अ प्रिंसिपल हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कभी अपनी ड्यूटी के दौरान, सर्विस के दौरान ऐसा कोई इनिशिएटिव आपने खुद लिया? आप जो तमाम कमियां बता रही हैं कि किसी एक कमी को आपने अपनी सर्विस के दौरान दूर करने की कोशिश की हो? हाँ, मैंने देखा कई जगह देखा। चूंकि मैं तो शुरू से शिक्षा के क्षेत्र में सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही, बच्चों को, तो इसलिए मैंने कभी अपनी ड्यूटी से कभी भागी नहीं हूँ। मैंने हमेशा स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात करके उनको किसी भी तरह से उनको स्कूल में पहुंचा के और मैंने बच्चों को आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाया भी है। लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कि उनका घर पास में है, तो वो बीच बीच में घर खाना खाने चले गए, फिर 1-2 पीरियड निकाल कर स्कूल में आए, तो वो 2 पीरियड तो बेकार, बच्चों के बेकार चले जाते हैं। जी, दूसरा, एक और खामी हमारे पढ़ाने में, शिक्षा तंत्र में, ये है कि हमने बच्चों के लिए कोई रोचक तरीका नहीं अपनाया हुआ रोचक है। तरीका ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है मधु जी, इस पर भी हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कहिए, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, क्या है आपकी राय? जी मैडम, मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ। मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे शिक्षकों को जानता हूँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाते हैं जी, और वो सारे शिक्षक लोकल होते हैं, मतलब उनके आसपास ही गांव रहते हैं, तो उनके दूसरे बिजनेस चलते रहते हैं, तो उन पे ज्यादा उनका फोकस रहता है, ना कि उनका पढ़ाने पे। तो सबसे पहले तो इनके दूसरे जिलों में ट्रांसफर किए जाए। दूसरा, इनके लिए वेरिएबल पे देना चाहिए, मतलब इनका परफॉर्मेंस बेस इनको पे आउट करना चाहिए, ना कि इनको फिक्स सैलरी दे। तो इनका ध्यान थोड़ा ज्यादा आएगा, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में होता है कि रिजल्ट जो जितने शिक्षकों के अच्छे रिजल्ट आते हैं उनको पे पूरा दिया जाए, बाकी का भी सम्मान काटा जाए। जी राघवेंद्र जी, जो समस्या आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं आपके स्कूल में ऐसे बहुत से, आपके आसपास जो ऐसे बहुत से स्कूल हैं, क्या कभी आपने इस बात की जो शिकायत है कभी जो संबंधित अधिकारी हैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश की अपने लेवल पर? मैम, हमने अधिकारियों से भी बात किया। एक्चुअली ये सब ट्रांसफर में अधिकारियों की मिलीभगत होती है ना। ये ट्रांसफर रुकवा दिए जाते हैं, किसी के भी शिक्षक के ट्रांसफर होते हैं, ये रुकवा दिए जाते हैं, उनको नियर बाय उनके गांव के आसपास ही स्कूल दे दिया जाता है।
जी होना ये चाहिए कि इनको स्कूल दूर देना चाहिए, ताकि इनका फोकस केवल बच्चों की पढ़ाई पे हो, ना कि उनके खुद के व्यवसाय पे। जी, शुक्रिया आपका हमसे अपनी राय साझा करने के लिए। राघवेंद्र हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े थे, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, मुनाफ जुड़ गए हैं और ओवेश जुड़ गए हैं। ओवेश, सवाल आपसे, जो हम दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरें और जो लोगों की बात सुन रहे हैं, उससे साफ है लोग खफा हैं, गुस्से में हैं, लेकिन जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो उन बच्चों को जो उन स्कूलों में एडमिशन लेकर पढ़ने के लिए आते हैं। जी हाँ, देखिए, साफ तौर पर पेरेंट्स काफी नाराज हैं। नाराज है इस रिजल्ट को लेकर, लोगों में काफी आक्रोश है। लेकिन इस चीज का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन बच्चों को जो इस परीक्षा परिणाम से प्रभावित हुए हैं। उनका सीधा सीधा 1 साल खराब हुआ है। जी। आपको बताना चाहूंगी कि जो पांचमल विकास खंड है, यहाँ पर 4 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब हुआ है। इन 4 विद्यालयों का एक संकुल बनाया गया था। भील आमदा गांव है जहां पर 72 बच्चों ने एग्जाम दी थी, जिसमें मात्र 6% बच्चे पास हुए हैं। वहीं पिपरानी की बात करें तो पिपरानी में 44 बच्चों ने एग्जाम दी थी, वो सब के सब बच्चे फेल हो गए, वहां भी 0% रिजल्ट रहा है। इसकी बात मल्फा में बात करें तो मल्फा में 12वीं के रिजल्ट की बात करें तो 12वीं में 84 बच्चों ने एग्जाम में अटेंड करा था, जिसमें से कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ था। वहीं मल्फा की बात करें तो मल्फा में 10वीं का जो एग्जाम हुई थी, वहां पर मात्र 9 बच्चे पास हुए। हमारी जब प्रिंसिपल से बात हुई तो उनका कहना था कि 74 बच्चे एडमिशन दिया गया था, जिसमें 73 बच्चे परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। उन 73 में से मात्र 6 बच्चे पास हुए हैं, मात्र 9% मतलब बच्चे पास हुए हैं। इसी की तो बात जब हम टेमला की बात करते हैं, टेमला की बात करें तो टेमला में स्कूल जो है वहां पर 10 में मात्र 2 बच्चे पास हुए हैं। तो ये बताता है कि ट्रैक रिकॉर्ड की कितना खराब रिजल्ट घोषित हुआ है। जो बच्चों को पढ़े का स्तर था वो स्तर कितना खराब था। यहाँ पूरी तरह 73 में से केवल 6 बच्चे पास होना अपने आप पे बड़ा सवाल खड़ा होता है, सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। मुनाफ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बड़वानी से जुड़ेंगे, उससे पहले एक कॉलर हम ले लेते हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी कहिए, क्या राय आपकी है, क्या इस मुद्दे पर आप सोचते हैं? मैडम, यहाँ भी स्थिति बहुत खराब है मंडला की। जी, मंडला में भी ये स्थिति है कि पढ़ाई तो नहीं होती स्कूलों में। बिल्कुल गणेश जी, आज सवाल हम यही खड़ा कर रहे हैं कि आखिर उन स्कूलों पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती है जिन स्कूलों में टीचर्स तनख्वाह ले रहे हैं महीने की बैठे बिठाए, लेकिन कुछ मेहनत नहीं हो रही है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है 10वीं के वो इस तरीके से आए। गणेश जी, आपका अपनी राय साझा करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए, मुनाफ अली संवाददाता बड़वानी से। मुनाफ, देखिए बड़वानी वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा स्कूलों का जो रिजल्ट है वो बिगड़ा है। एक स्कूल में केवल 3 या 6 बच्चे ही पास हुए थे और 3 स्कूलों में बताया जा रहा है कि 90% बच्चे 10वीं के अपना जो रिजल्ट है उसको क्लियर नहीं कर पाए। जी, इस मामले में हमारी प्रिंसिपल से भी बात हुई थी तो वो भी यही बता रहे थे कि हमारी ओर से तो पूरी कोशिश की गई, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन पता नहीं किस कारण से ये रिजल्ट खराब आया। हमारे साथ मल्फा के भी कुछ पालक आए हुए हैं यहाँ पर और उन्होंने भी बताया कि हमारे बच्चों को हमारी ओर से पूरी कोशिश की गई थी कि अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मल्फा के पालक बता रहे हैं कि यहाँ पर मास्टरों की और प्रिंसिपल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मैं अभी बड़वानी सर यहाँ मल्फा आ रहा था, रास्ते में एक स्कूल पढ़ती है बोकराटा, वहां पर भी पता चला है कि 12वीं में 38 बच्चों में से मात्र 2 बच्चे पास हुए हैं, बाकी सबकी सब फेल हुए हैं। कहीं ना कहीं सब विभाग में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जी मुनाफ, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, मुकेश हैं। जी मुकेश, कहिए क्या राय आपकी इस मुद्दे पर है? मैडम, ये जो रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश का, ये नतीजा तो होना ही था। अधिकारी और जितना भी प्रशासनिक अमला है ये आंख मूंदे बैठे साल भर बैठे रहते हैं, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ये जो इंस्पेक्शन करने वाले जो अधिकारी होते हैं, जन शिक्षक वगैरह, ये अपनी विजिट नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही है मुकेश जी कि इस प्रोग्राम के जरिए हम आवाज उठाएं और उन तमाम संबंधित अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और इस दिशा में कोई ना कोई कदम उठाया जाए। मुकेश जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। मुनाफ, कुछ अभिभावकों के साथ आप हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी जब उनसे बात हुई उनका कहना था कि साल भर पढ़ाई नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके बच्चे अपनी परीक्षा को पास नहीं कर पाए। क्या इन अभिभावकों ने कभी स्कूल पहुंचकर स्कूल के प्रिंसिपल से या शिक्षा अधिकारी से, कलेक्टर से, किसी से भी इस बात की शिकायत की कि स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर हैं तो वो क्लास नहीं ले रहे हैं?
अभिभावकों ने लगातार प्रिंसिपल से शिकायत की। अभिभावकों का यही कहना था कि प्रिंसिपल यहाँ पर कभी कभी मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद है ये अभिभावक, इनका भी बालक जी। फेल हुआ है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या कारण रहा है ये आपके बच्चे का फेल होने का। सर, ये बच्चे जो फेल हुए, ये इसका सबसे बड़ा कारण प्रिंसिपल, सबसे ज्यादा अनुपस्थित रहना, बिल्कुल स्कूल आना नहीं। और मेरे को लग रहा है 4 या 5 साल से उनकी ज्वाइनिंग यहाँ हुई है, तो अभी तक उन्होंने एक हाथ पीरियड भी नहीं लिया होगा बच्चों से। तो मुखिया ही इतना पागल है। और रही बात मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की, तो छोड़ ही दो, मलफा में 9वीं और 11वीं का भी काफिया जांच होना चाहिए। इसमें भी 9वीं में शायद 6 ही बच्चे पास हुए, और क्या है, ऑफलाइन होने के कारण छेड़छानी करके अधिक से अधिक रिजल्ट बनाने की कोशिश की गई है। और 11वीं का भी यही हाल है। तो 9वीं से ही ऐसी हाल है, तो 10वीं और 12वीं का तो हाल बिगड़ना ही है। और प्रिंसिपल अपने जवाबदारी से पल्ला झाड़ रहे। और ना 4 और 5 दिन हो गए, ना शिक्षा अधिकारी आया, ना कोई कलेक्टर आया, ना कोई आया। और गांव वाले रोज आ रहे कि भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और प्रिंसिपल द्वारा कहा जाता है कि मेरा फलाना पहचान का है, मेरा वो पहचान का है, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ से जाऊंगा दूसरी तरफ ड्यूटी। अगर ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो आगे जाके शिक्षा स्तर का लेवल और नीचे गिर जाएगा। और मैं आपके माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, 9वीं और 11वीं की भी काफी जांच होना चाहिए, क्योंकि ये विषय भी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, 9वीं और 11वीं। जी, तो देखिए, जो अभिभावक है वो ये कह रहे हैं कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट ही नहीं बिगड़ा है, जो बाकी क्लासेस है 9वीं और 11वीं, उनके नतीजे भी बहुत बेकार आए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ आलोक सिसोदिया जुड़ रहे हैं, प्रभारी प्राचार्य मलका से। आलोक जी, स्वागत है आपका हमारे एनडीटीवी के मंच पर, और धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। सवाल ये कि जिस तरीके से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार नीचे गिर रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसकी लापरवाही, किसकी अनदेखी इसमें? एक हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है जहां पर 350 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहां पर 11 पद शासन के द्वारा स्वीकृत किए गए और मात्र 2 नियमित शिक्षक अध्ययनरत हैं। वहां पर तो देखिए, जो बात निकलकर सामने आ रही है, जिन भी शख्स से हम बात कर रहे हैं, तमाम प्रिंसिपल से जुड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं, टीचर्स से बातचीत कर रहे हैं, उन अभिभावकों से बातचीत कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पर जाकर उन लोगों से जिन्होंने बातचीत की है, उन स्कूलों का दौरा किया है जहां का रिजल्ट बिगड़ा है, जो खामी कम कहीं ना कहीं निकल कर आती है वो यही कि सरकारी जो तंत्र है उसी में जो व्यवस्था है वहीं पर ढीला ढाला रवैया है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं भोपाल से। जी, कहिए, क्या कहेंगे, क्या राय आपकी इस मुद्दे पर? जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप क्या राय रखना चाहेंगे? आलोक हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। आलोक सिसोदिया हैं, प्रभारी प्राचार्य हैं। आलोक जी, हम लगातार सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्यों आखिर लापरवाही बढ़ती जाती है, क्यों इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो एक सबसे अहम मुद्दा है आजकल, जो सबसे अहम वजह है बच्चों की जो कि लापरवाही हो रही है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है? मैडम, इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि एक हायर सेकेंडरी स्कूल में जो संसाधन होना चाहिए, जो स्वीकृत पद होना चाहिए, उसके अनुरूप कार्यरत शिक्षक हमें नहीं मिल पाते हैं। और एक 11वीं और 12वीं क्लास जहां पर साइंस संचालित है, जहां पर कला संकाय संचालित है, वहां पर मात्र 2 शिक्षक देने से, और जो प्रभारी प्राचार्य है, मैं स्वयं आलोक सिसोदिया, वहां पर इतनी दयनीय स्थिति है कि वहां पर रोज 2 कमरों की झाड़ू मुझे स्वयं को निकालना पड़ता है। तो इससे ज्यादा अव्यवस्था के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। और मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी से कितनी बार निवेदन किया है कि मुझे एक अंशकालीन कर्मचारी दिया जाए जो साफ सफाई के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सब कार्य चतुर्थ श्रेणी का भी हम स्वयं को करना पड़ता है, जिससे कि जो मनोदशा है वो गिरती है, और जो ध्यान एकाग्रता हमें शिक्षा पर देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विगत 2 से 3 दिनों में जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद में टेमला संकुल के में जो 4 परीक्षा केंद्र है, उसमें से और भी जितने 4 केंद्र है उनका रिजल्ट बहुत बदहाल व्यवस्था में है, वो इकाई में आ रहा है।
जिसमें कि सिर्फ मल्फा को टारगेट किया जा रहा है, व्यक्तिगत रूप से मुझे परेशान किया जा रहा है, और वहां पर जो है मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने तो आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो आपकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है तमाम जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं। अब विनीता शुक्ला, हम आपके पास लौटेंगे। आलोक जी, विनीता शुक्ला एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। कोशिश हमारी ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को भी लेने की है ताकि उनकी राय भी हमारे लिए काफी मायने रखती है। जी विनीता, कहिए क्या आप इस मुद्दे पर सोचती हैं, क्या है आपकी राय? मैडम ये क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में एक तो शिक्षक हमेशा अनुपस्थित रहते हैं, बहुत कम आते हैं, और जब आते भी हैं तो वो पढ़ाते नहीं। ज्यादातर बच्चों को क्या है कि वो कोचिंग के लिए प्रेरित करते हैं और प्राइवेट उसमें पढ़ाते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा वो तो कोचिंग में चले जाते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाते, और कई बार इसके कारण भी रिजल्ट खराब आता है। बिल्कुल विनीता जी, हमारी कोशिश लगातार यही है कि हम आप जैसे लोगों की आवाज उठाएं, और बच्चों का भविष्य से जुड़ा ये सवाल है, जो कल का भविष्य है देश का, उनके अगर भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ होगा तो फिर कितनी लापरवाही इसको कहा जाए। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ओवेश, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार जो बात करा रहे हैं हमारी आलोक जी से, आलोक जी आपने कितनी बार किससे शिकायत की है ये हम जानना चाहेंगे। और ओवेश, उसके बाद हम आपसे चाहेंगे कि आप उन अधिकारी से आगे आने वाले वक्त में जरूर ये सवाल पूछें कि जब ये बात इतनी बार उठाई गई, इस लापरवाही के बारे में बताया गया, तो आपने क्यों कोई कदम नहीं उठाया? आलोक जी बताएं, आप किसके पास अपनी शिकायत लेकर गए थे? मैडम, मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी है उन सभी को मैंने पत्र के द्वारा अवगत करवाया, सूचना दी कि यहाँ की स्थिति ये है। जो अंशकालीन कर्मचारी वहां पर कार्यरत है वो विगत 2 से 3 साल से नहीं आ रहा है और अनावश्यक रूप से राजनीति करके स्कूल का वातावरण दूषित कर रहा है। ऐसी स्थिति में लिखने के बावजूद, बताने के बावजूद, प्रत्यक्ष और लिखित में देने के बावजूद भी मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और जिस स्कूल में हायर सेकेंडरी स्तर पर न हिंदी का शिक्षक है, अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है, फिजिक्स का नहीं है, केमिस्ट्री का नहीं है, बायो का नहीं है, सोशलॉजी का नहीं है। जी, तो तमाम विषय आपने गिना दिए हैं आलोक जी, किसी का भी टीचर ही नहीं है तो फिर बच्चे पढ़ेंगे किससे? ओवेश, जरूर हम चाहेंगे आप इस मुद्दे पर जो नाम ये बता रहे हैं, जिनके पास भी ये गए अपनी शिकायत लेकर, आप उनसे सवाल जरूर पूछें ताकि हम आगे ये जरूर दिखाएं कि जब हमने सवाल पूछा तो क्या जवाब मिला, कि क्यों आखिर किसी भी सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, क्यों शिकायत को नहीं सुना गया। ओवेश, आपका बातचीत के लिए शुक्रिया। मुनाफ, आपका भी, जो अभिभावक आपके साथ जुड़े हैं उनका भी शुक्रिया, और मधु जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर जो बात सामने आई है वो ये कि ज्यादातर स्कूल में टीचर्स नहीं होते हैं, ये बात सभी को पता है। अगर शिकायत लेकर खुद प्रिंसिपल तक पहुंचे अधिकारियों के बाद तो उनकी शिकायत को नहीं सुना गया। एक प्रिंसिपल जो प्राचार्य थे वो खुद कह रहे थे कि मैं खुद 2 कमरों में झाड़ू लगाता हूं, ये हालत सरकारी स्कूलों की है। आज हमारे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे खबरें जारी रहेंगी।